तो चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां इतिहास का एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने जमाने से कहीं कहीं आगे थी। पर इसकी शुरुआत हुई कहां से? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। देखिए, जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, है ना? जरा सोचिए, एकदम सीधी सपाट सड़कें, आज के जमाने जैसा ड्रेनेज सिस्टम, और तो और दो दो तीन तीन मंजिला पक्की ईंटों के घर। और ये सब कब? आज से लगभग 5000 साल पहले। ये शहर उस जमाने के हिसाब से इंजीनियरिंग के किसी अजूबे से कम नहीं थे। और सुनिए, हम कोई छोटे मोटे गांवों की बात नहीं कर रहे हैं। जो पुरानी चीजों के खोज करता है, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने 1000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 1000 से ज्यादा बस्तियां खोजी हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई दुनिया थी जो किसी बड़े साम्राज्य की तरह फैली हुई थी। इसका स्केल वाकई में जबरदस्त था। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जिसने दशकों से इतिहासकारों को परेशान कर रखा है। इतनी सोची समझी, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिर ये आई कहां से? ऐसा लगता था मानो ये इतिहास में अचानक से बस प्रकट हो गई हो, बिना किसी सुराग के। तो बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा आर्कियोलॉजिस्ट के साथ। चलिए चलते हैं उन धूल भरे मैदानों में जहां खुदाई होती है और देखते हैं कि ये सुराग हमें कहां लेकर जाते हैं। इसका जवाब इन बड़े बड़े शहरों में नहीं मिला। जवाब छुपा था समय में बहुत बहुत पीछे। मेहरगढ़ की जो पहली बस्तियां थीं और सिंधु घाटी के इन शहरों के बनने के बीच जानते हैं कितना फासला है? लगभग 4000 साल का। ये कोई छोटा मोटा टाइम गैप नहीं है और हमारी कहानी की जड़ें यही हैं। और फिर साल था 1974 और सब कुछ बदल गया। जैं फ्रांसवा जेरिस, ये नाम याद रखिएगा, उनकी लीडरशिप में एक फ्रांसीसी टीम ने एक ऐसी खोज की जिसने साउथ एशिया की हिस्ट्री की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। उन्हें वो खोई हुई कड़ी मिल गई। ये खोज हुई थी मेहरगढ़ में। ये जगह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन पास के पास एक बहुत ही उपजाऊ मैदान में है। और इस जगह का चुना जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां पहाड़ों से पानी आता था और जमीन खेती के लिए एकदम परफेक्ट थी। मतलब एक बड़ी क्रांति के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार था। तो सवाल यह है कि मेहरगढ़ इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये एक क्रांति का सेंटर था, लेकिन तलवारों और लड़ाइयों वाली क्रांति नहीं। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने इंसानी समाज की पूरी बुनियाद ही बदल कर रख दी। इसे हम जानते हैं नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन के नाम से। ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत धीमा पर बहुत बड़ा बदलाव था। पहली बार इंसान सिर्फ खाना ढूंढ नहीं रहा था, वो खाना उगा रहा था। वो अपनी किस्मत अपने हाथों में ले रहा था। जरा सोचकर देखिए ये बदलाव कितना बड़ा था। एक तरफ जिंदगी थी जहां खाने और पानी की तलाश में हमेशा घूमते रहना पड़ता था, और दूसरी तरफ अब एक ही जगह पर टिका जा सकता था, मिट्टी और ईंट के बने घरों में, अपनी फसलें उगाते हुए, अपने जानवर पालते हुए। मतलब जिंदगी जीने का पूरा तरीका ही बदल गया था। और मेहरगढ़ में इस क्रांति के पक्के सबूत मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहां जले हुए गेहूं और जौ के दाने मिले, पालतू भेड़ों और बकरियों की हड्डियां मिली, और सबसे बड़ी बात, 1 से ज्यादा कमरों वाले मिट्टी ईंट के घर मिले। साथ ही पत्थर के बने छोटे नुकीले औजार भी मिले जो खेतीबाड़ी और दूसरे कामों में मदद करते थे। मतलब एक बसे हुए खेती करने वाले समाज की पूरी तस्वीर साफ हो गई थी। देखिए, आर्कियोलॉजी एक तरह की टाइम ट्रैवल जैसी है। जब खोजकर्ता जमीन में गहरा खोदते हैं तो वो असल में समय में पीछे जा रहे होते हैं। मेहरगढ़ में भी यही हुआ। सबसे निचली यानी सबसे पुरानी परतों में जंगली जानवरों की हड्डियां भरी पड़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की यानी नई परतों की तरफ आए, पालतू जानवरों, भेड़, बकरी, मवेशी की हड्डियां एकदम से बढ़ जाती हैं। ये शिकार से जानवर पालने के सफर का एकदम साफ रिकॉर्ड है। तो ठीक है, मेहरगढ़ में खेती शुरू हो गई, लोग बस गए, पर एक छोटा सा गांव मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहरों की नींव कैसे बन गया? चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात पता चली। मेहरगढ़ के लोग दुनिया से अलग थलग नहीं थे। उनकी कब्रों से फिरोजा और लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों के मनके मिले हैं। और पता है ये पत्थर कहाँ से आते थे? सैकड़ों, शायद हजारों मील दूर से।
इससे ये साफ हो जाता है कि वो उस जमाने में भी एक बड़े ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, है ना? सबसे पहले खेती-बाड़ी हुई, जिससे जरूरत से ज्यादा खाना पैदा होने लगा। ज्यादा खाना हुआ तो आबादी बढ़ी और लोग एक जगह बसने लगे। फिर बसे हुए गांव धीरे-धीरे व्यापार के सेंटर बन गए और आखिर में यही व्यापार के सेंटर सिंधु घाटी के पहले बड़े शहरों में बदल गए। एक-एक करके सारे कदम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इसीलिए सारे बड़े-बड़े स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मेहरगढ़ बहुत ज़्यादा अहम है। ये साउथ एशिया में खेती और पशुपालन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वो बुनियाद है जिस पर सिंधु घाटी की पूरी शानदार इमारत खड़ी हुई। अगर मेहरगढ़ न होता तो शायद हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो भी न होते। लेकिन मेहरगढ़ ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि सबसे बड़े राज तो अभी भी खुलने बाकी हैं। इन सारे रहस्यों में जो सबसे बड़ा है वो है सिंधु लिपि। हमें हजारों मोहरों और बर्तनों पर सैकड़ों तरह के निशान मिले हैं, पर आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया है। ये क्या लिखा है, कौन सी भाषा है, हम नहीं जानते। ये इतिहास की एक खोई हुई आवाज है जो आज भी सुने जाने का इंतजार कर रही है। जरा एक बार सोच कर देखिए, अगर हम इन निशानों को पढ़ पाते तो सिंधु घाटी के लोग हमें क्या कहानियां सुनाते, अपने जीवन के बारे में, अपनी पूजा पाठ के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में। ये वाकई इतिहास के सबसे दिलचस्प अनसुलझे रहस्यों में से एक है। तो चलिए इस कमाल की यात्रा के आखिर में कुछ ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 3 बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी है। पहली, नवपाषाण क्रांति, यानी शिकार छोड़कर खेती करने का जो बड़ा बदलाव था वो मेहरगढ़ में हुआ। दूसरी, मेहरगढ़ और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच एक सीधा कनेक्शन है, खेती, जानवर पालना और शुरुआती व्यापार के जरिए। और तीसरी, 1974 की वो खोज कितनी जरूरी थी जिसने इस पूरी कहानी पर से पर्दा उठाया। तो देखिए, मेहरगढ़ की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं रातों रात खड़ी नहीं हो जाती। वो हजारों सालों के धीमे पर क्रांतिकारी बदलावों की नींव पर बनती हैं। और ये बात हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है ना। आज हम किन क्रांतियों के बीच जी रहे हैं? डिजिटल रेवोल्यूशन, एआई रेवोल्यूशन, ये सब आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया को कैसे बदल देंगे? इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, ये आज को समझने का एक आईना भी है।